नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो चुनावी मौसम है और हरियाणा का मिजाज क्या है, हरियाणा की जनता क्या सोच रही है, ये नब्ज टटोली है। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने क्योंकि अभी संजीव जी होकर आए हैं हरियाणा, और वहाँ की जनता क्या सोच रही है, संजीव जी जरा हमारे दर्शकों को बताइए। और क्या होने वाला है 8 तारीख को आखिर? देखिए, पहले तो मतदान होगा 5 अक्टूबर को, और मतदान 90 सीटों पर। और मैंने एक उत्साह देखा हरियाणा में वोटिंग को लेकर। वोटिंग बहुत अच्छी होगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अपने अधिकारों के प्रति चाहे कोई राज्य हो, बहुत ज़्यादा सजग हो चुके हैं लोग। और नेताओं से अकाउंटेबिलिटी जो होती है, ट्रांसपेरेंसी, हमारे वोट को लेने के बाद आप हमारे लिए क्या करेंगे, जब आपको दिया था वोट तो आपने क्यों नहीं किया वो तमाम चीज़ें जो आपने प्रॉमिस की थी, ये सवाल वो पूछते हैं। और ऐसे में सत्ताधारी पक्ष को ज़रा मुश्किल होती है, क्योंकि वादे बड़े बड़े हो जाते हैं और जब सत्ता मिल जाती है वो पूरे नहीं होते हैं और चुनाव में दोबारा जाना पड़ता है, तो फिर बड़ी मुश्किल आती है। लिहाजा आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी है उसके सामने तमाम प्रश्न हैं। उन प्रश्नों का उन्होंने उत्तर भी दिया है। उस उत्तर में कितना शक्ति थी संतुष्ट करने की, उसका आकलन 5 अक्टूबर को होगा। कांग्रेस पिछले 10 सालों से सत्ता से बाहर है और जाहिर है उसके पास सवाल पूछने के अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद जो लहर एक तरह से दिखाई दे रही थी कांग्रेस पार्टी की हरियाणा के अंदर, क्या वो लहर चुनाव से ठीक पहले, मतदान से ठीक पहले क्या नजर आ रही है? इस बार मैंने महसूस किया कि कांग्रेस कोई ऐसा एजेंडा सामने उसने नहीं रखा है कि भाई लोग उसकी तरफ खींचे चले आए। उसके एजेंडे में वो तमाम बातें हैं जो दूसरे राज्यों के चुनाव में उन्होंने रखी हैं। अभी हाल के दिनों में जो मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या कर्नाटक, इस तरह के राज्यों में जो भी एजेंडे रखे गए थे, 5 जो गारंटी है लोकसभा में जो रखी गई थी वही है। हरियाणा विशेष के लिए कोई अलग चीज़ उन्होंने नहीं की है। हाँ, हरियाणा में उनके वादों में से कोई एक वादा ज़्यादा प्रभावी होता है अगर, तो वो है एमएसपी का कानूनी गारंटी। आप जानते हैं कृषि प्रधान प्रदेश है हरियाणा, तो उसकी अपनी एक अहमियत है। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहन की ज़्यादा अहमियत थी, यहाँ पर एमएसपी की गारंटी जो है कानूनी, वो ज़्यादा ज़ोर है। पर कांग्रेस तो वही कर रही है जो एक विपक्षी दल की तरह उसको करना चाहिए, पर ये करने में वो सफल है। पहली बात, लोगों तक पहुंचने में वो सफल है। 10 साल भारतीय जनता पार्टी को सरकार में हुए हैं, तो जाहिर है कि प्रश्न जो है वो भारतीय जनता पार्टी से है। प्रश्न किस चीज़ को लेकर? देखिए, प्रश्न इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा है कि 3 फैक्टर्स हरियाणा में जो उभरे, उस पर संतोषजनक प्रदर्शन रहा क्या भारतीय जनता पार्टी का। और पहला था किसान। दिल्ली की सीमा पर सबसे ज़्यादा किसान ही बैठे ये मांग करते हुए कि हमारे फसल की उचित मूल्य हमें मिले। अभी भी बैठे हैं, अभी भी शंभू बॉर्डर जो पंजाब और हरियाणा के बीच में है वहाँ बैठे हुए हैं। वो चाहते हैं कि वो फिर से दिल्ली पहुँचे, उसको रोक रखा है हरियाणा पुलिस ने। ये ज़रा नेगेटिव रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये बहुत माकूल स्थिति नहीं है। वो कृषि कानून तो वापस हो ही गए। जो अपेक्षाकृत सफलता मिली कांग्रेस को हरियाणा में लोकसभा चुनाव में, उसके पीछे भी किसानों का वो एजिटेशन था। कृषि प्रधान राज्य होने के नाते जाहिर है ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और किसानों के बेटे हैं जो जाते हैं फौज में, क्योंकि हरियाणा में मात्र 2% पॉपुलेशन है देश का, मात्र 2% पॉपुलेशन, लेकिन हर 10वां सिपाही हरियाणा से है हमारी फौज में। तो आप समझ लें कि उनका कंट्रीब्यूशन जो है हमारे फौज में कितना ज़्यादा। एक छोटा प्रदेश है लेकिन एक मार्शल कौम है, लड़ती है। उत्तर से जितने हमले हुए थे इन लोगों ने इतिहास में दर्ज है सबसे पहले झेला था। और उसके बाद वो जो एक लड़ने की क्षमता है उसका इस्तेमाल ब्रिटिशर्स के ज़माने से ही शुरू हो गया था, जब जाट रेजिमेंट जैसे मान लीजिए बनाया गया या इस तरह के रेजिमेंट्स बनाए गए। तो अग्निवीर का
एक प्रश्न है जो कि सामने खड़ा है। अग्निवीर से नाराज़गी इतनी नहीं जितनी इस बात से है कि अग्निवीर को ही भर्ती योजना बना दी गई। भर्ती योजना कायम रहती और अलग से अग्निवीर आता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी कि ये 4 साल वाली है कच्ची, पक्की अपनी जगह है। वो कच्ची और पक्की के रूप में देखते हैं। गांव में जब बेटा वापस आता है छुट्टियों में तो सब पूछते हैं नहीं कि तेरा बेटा कच्ची वाली में है या पक्की वाली में है। आज की तारीख में कच्ची वाली का मतलब 4 साल बाद तो वापस आ जाना है इसे, क्योंकि 25% ही लिए जाने हैं, बाकी 75% तो घर को वापस आ जाएंगे। तो ये कच्ची पक्की का एक कॉन्सेप्ट जो है, बड़ी नाराज़गी है इसको लेकर के। क्योंकि क्या होता था कि 60,000 के आसपास भर्तियां पूरे देश में हुआ करती थी फौजियों की, है ना, जवानों की। उसमें अकेले 10,000 हरियाणा से हो जाया करता था। बड़े बड़े कैंप्स लगते थे, अब वो नहीं लग रहे हैं, अग्निवीर का लग रहा है। तो सोसाइटी में आप देख सकते हैं कि लड़के सुबह वो कसरत करते हुए जिम में, सड़कों पर सुबह सुबह प्रैक्टिस करते हुए कम दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं। एक नाराज़गी उनके अंदर है। वहाँ पर सरकारी नौकरियों में फ़ौज और टीचर बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, इसमें जाते हैं। और ख़ास तौर पर फ़ौज, पैरामिलिट्री, हरियाणा पुलिस, इनकी भर्तियाँ हुई हैं, उम्मीद से कम हुई हैं। नतीजा कि बेरोजगारी का एक आलम है, उसकी समस्या जो है वो एक चुनावी फैक्टर है। तो किसान हो गया, जवान हो गया, और किसान का बेटा जवान, किसान का ही बेटा पहलवान। कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट का लड़का आज तक पहलवानी करते हुए तो नहीं नजर नहीं, ये तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब हर कोई जानता है इसमें। अब देखिए कि वो जो पहलवानी है वो तो वही करेंगे। किसानों के लड़के पहलवानी करते हैं, इमोशनली जुड़े होते हैं पहलवानी से। कुछ लोग जो पहलवानी करते हैं, कुछ लोग जो पहलवानी करवाते हैं। तो वहाँ की मिट्टी में ये एक ट्रेडिशन है जो कुश्ती है। और ये मैं कहूँगा कि हमारे देश की ग्रामीण अंचल में पहलवानी जो है, आज भले ज़रा कम दिखता हो, लेकिन 30-40 साल पहले जो है हर गांव में अखाड़े होते थे और कोई न कोई आइडेंटिफाइड पहलवान हर गांव में होता था। मैं हिंदी पट्टी की बात कर रहा हूँ, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में तो होता ही था। हम लोगों के गांव में भी, हिंदी पट्टी के प्रदेश के गांव में भी पहलवान जी तो होते ही थे, कसरत होती थी। तो पहलवान वो किसान का बेटा है, और पहलवान पता नहीं कैसे चीज़ें ऐसी होती चली गई कि वो सरकार और भारतीय जनता पार्टी से वो वर्ग विमुख होता चला गया। अब ये तीनों मुद्दे जो हैं, ये तीनों मुद्दे एक कम्युनिटी से जाके जुड़ते हैं, और वो है जाट समाज। ऐसा नहीं है कि केवल किसान जाट समुदाय में ही है, पर जो लीडरशिप है वो उनके पास है। 36 बिरादरी बार बार कही जाती है, लेकिन आप देख करके हरियाणा में नहीं बता सकते हैं कि ये जाट है, ये नॉन जाट है, क्योंकि उनका जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, सब एक ही तरह से बात करते हैं, एक ही तरह का अंदाज उनका होता है। क्योंकि डोमिनेंट आबादी जाटों की है, तो वो लीडरशिप तय करता है। 27-28% आबादी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो एक तो ये आबादी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। 2014 की बात कर रहा हूँ, जितवाने में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी भूमिका थी उसकी। वो विमुख एकदम स्पष्ट तौर पर आपको ज़मीन पे दिखाई पड़ रही है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, जो नॉन बीजेपी वोट होंगे, मतलब जो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, तो वो कांग्रेस को ही जाएंगे, या फिर जो और भी दल हैं, और भी लोग हैं? अभी तक नजर आ रहा था कि मायावती जी भी हैं, चंद्रशेखर भी पहुंच गया, NLD भी है, और तमाम और भी ग्रुप्स हैं वहाँ पर, JJP भी है, तो केजरीवाल साहब भी पहुंच गए हैं इंडिविजुअली। क्या उधर तो नहीं चला जाएगा? कांग्रेस को इसका फायदा होगा क्या? ये जो 3 मुद्दे आपने बताए, क्या इससे कटा हुआ वोट भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को ट्रांसफर हो पाएगा क्या? आपने वहां जमीन पर क्या महसूस किया उस चीज को लेकर? देखिए, रीजन वाइज भी विभाजित है हरियाणा। आप जानते हैं, एक सिरा उसका पंजाब से लगता है, एक सिरा उसका दिल्ली से लगता है। 67 के पहले तो जाहिर है वो पंजाब ही था पूरा का पूरा, जब तक हरियाणा बना नहीं था, और दिल्ली तक पंजाब की सीमाएं थीं। गुरुग्राम भी पंजाब कहलाता था। उसके बाद ये डिवीज़न हुआ। तो अगर रोहतक, झज्जर और सोनीपत कहलाता है ये पूरा जाट बेल्ट,
और यहाँ जो है ज़्यादातर मात्रा में मैंने देखा कि जो वोट बैंक है वो एंटी कांग्रेस मिजाज एंटी बीजेपी मिजाज रख रहा है। बहुत कम मुझे बीजेपी के समर्थक इधर दिखे। पर जैसे ही मैं साउथ हरियाणा गया, गुरुग्राम से शुरू होता है और वो रेवाड़ी महेंद्रगढ़ तक जाता है, वहाँ मुझे भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट बेस मिला। अब ये एरिया जो है अहिरवाल है। अच्छा। ये अहिरों का यानी यादवों का क्षेत्र है। यहाँ से मंत्री भी हैं केंद्र में। गुड़गांव के सांसद राव इंद्रजीत सिंह वो केंद्र में मंत्री हैं। पर इस बार कुछ अलग यहाँ पर छटा देखी। अब इस बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि साल 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें अगर केवल गुड़गांव से रेवाड़ी तक की सीटें और शुरुआती महेंद्रगढ़ की देखें तो 11 सीटों में 9 सीटें बीजेपी को मिली थीं। जिस राज्य में 90 ही सीट हों वहाँ 11 में 9 मिलना 10% हो जाता है, बहुत मायने रखता है। 2014 में चलिए तो 11 की 11 बीजेपी के पास थी। लेकिन इस बार दोनों चुनाव क्षेत्र गुड़गांव के और महेंद्रगढ़ भिवानी के बहुत कम मार्जिन से जीत पाई बीजेपी। छोटे छोटे मार्जिन से जीत पाई। बदलाव हो रहा है। महेंद्रगढ़ भिवानी की सीट 40,000 से जीत पाई, गुड़गांव की सीट 70,000 से जीत पाई। 4.5 लाख 5 लाख की लीड थी इन दोनों क्षेत्रों में। यानी कि वोट ट्रांसफ़र जो बीजेपी का है वो निकल के चला गया है कहीं और। उसकी बेनिफिशियरी कौन है आपका प्रश्न अब ये है कि वोट तो खिसक चुका है भारतीय जनता पार्टी से। अहिरवाल में भी लोग नाराज़ हैं। मैं अटेली में था। अटेली एक सीट है महेंद्रगढ़ के पास जहाँ से राव इंद्रजीत सिंह की बिटिया लड़ रही हैं, आरती राव। तो मैंने पूछा यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि पास में ही रामपुर हाउस है और वो राजा हैं उस इलाके के, तो वो उनका महल है। तो बोले कौन जाएगा रामपुर हाउस, हम अपने लोग न चुन लें। अब देखिए ये जो मिजाज आ रहा है, उनके सामने जो खड़ा है वो भी उनको टफ फाइट दे रहा है। राव इंद्रजीत सिंह कैंप कर रहे हैं लगातार। राजा हैं, बहुत जल्दी किसी से मिलते नहीं हैं, लेकिन सबों से मिलते हैं। गांव गांव घूम रहे हैं, अपने होटल में लोगों को बुला रहे हैं, हर गांव के मुलाकात हो रही है। सीट फंसी हुई है, ऐसे कह रहे थे जीत जाएंगी लेकिन सीट फंसी हुई। यह अहिरवाल में बात हो रही है। यादवों के सबसे बड़े नेताओं में राव इंद्रजीत सिंह जो कहते हैं कि दक्षिण हरियाणा से मुख्यमंत्री होना चाहिए और सीधा इशारा अपनी तरफ उनका होता है। 4-5 बार से एमपी जीत रहे हैं, लोकसभा मंत्री बनाए जा रहे हैं केंद्र में। जाहिर है इतने रुतबे वाला आदमी अपनी बिटिया की एमएलए सीट के लिए परेशान है। वहाँ मैंने इस बात को महसूस किया। तो कहने का मतलब है कि जो सपोर्ट आधार क्षेत्र था भारतीय जनता पार्टी का वो भी थोड़ा डगमगाया हुआ दिखाई पड़ता है। और इसीलिए अभी कल मैं योगेंद्र यादव जो कि रेवाड़ी के ही हैं, तो इत्तेफाकन उनसे टकराव गया। तो वो कहने लग गए कि यहाँ या तो हवा चल रही है, नहीं आंधी चल रही है, सुनामी चल रही है। हमने कहा किसकी? तो कहने लगे कांग्रेस की। तो हमने कहा आजकल तो आप कांग्रेस से करीब हैं तो जाहिर है आप कहेंगे। बोले नहीं, बात अलग है, मैंने कांग्रेस का विरोध भी किया है। इस क्षेत्र के साथ अनदेखी होती है, हमेशा अनदेखी होती है। बीजेपी अनदेखी करती है, वो मानती है कि यहाँ तो हमारा अपना वोट है, ये तो देगा ही देगा। देखिए कितनी सड़कें टूटी, और टूटी थी सड़कें गांव की। मैं उन क्षेत्रों से गुजरा हूँ, बहुत सड़कें टूटी। हाईवेज अच्छी हैं लेकिन उत्तर प्रदेश की सड़कें मुझे ज़्यादा गांव की बेहतर लगी इस क्षेत्र से ज़्यादा। तो यानी कि दिक्कतें हैं। और अगर आधार वोट भी अगर आपका खिसक रहा है तो तनाव की बात तो है। तो इसलिए एक एज है। मैं आंधी और तूफान में तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए ये दोनों क्षेत्र जो है, जो जाट बेल्ट है वो तो है ही, चूँकि रोहतक से ताल्लुक़ रखते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और उन्होंने उस पूरे इलाके को एक तरह से मुट्ठी में रख रखा है। चाहे वो सोनीपत बात हो, चाहे वो झज्जर की बात हो, चाहे वो रोहतक की बात हो, यहाँ तक कि भिवानी तक जो है वो उन्होंने अपना, अब जबकि किरण चौधरी नहीं है, वो तो कांग्रेस में चली गई, तो भिवानी में उन्होंने किरण चौधरी की बेटी के खिलाफ उसके भाई को ही खड़ा कर दिया। श्रुति चौधरी के खिलाफ उनके चचेरे भाई
अनिरुद्ध सिंह खड़े हैं। आप ये देखिए कि किस तरह से जो बिसात बिछाई गई है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार ज़रा मुझे लगा कि मुश्किल है। पर दूसरी बात ये भी है कि जाट गैर जाट करने में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत महारत हासिल किया था। पिछले 10 साल उसने इसके ऊपर खूब काम किया है। जो डोमिनेंट कम्युनिटी है उससे इतर उसने नेता बनाए हैं। आज भी देखिए खट्टर साहब के बाद सैनी साहब को, तो ये ओबीसी एक बड़ा वोट बैंक है वहाँ पर। ये किस तरफ जाता है? आपने ये भी प्रश्न किया कि जो बाकी के प्लेयर्स हैं वो वोट काटेंगे क्या? राहुल गांधी तो वो भी लगा रहे हैं। राहुल गांधी की कोशिश तो यही थी कि उसे रोका जाए। कुछ दिन पहले कह भी रहे थे और हमेशा ये कोशिश वो कर रहे हैं कि जो वोट गए भाजपा है वो बंटे नहीं। भाजपा वोट इतने नहीं हैं कि वो जिता दें इस बार बीजेपी को, यह हकीकत है। ये मैं मतदान के एक दिन पहले भी कह रहा हूँ कि वोट इतने बीजेपी के पास नहीं है कि वो बीजेपी को जिता दे अकेले दम। लेकिन एक स्थिति है जिसमें कि सामने में 4 प्लेयर हैं कांग्रेस के साथ, और अगर वो जो हमारे खिलाफ वोट है वो बट जाते हैं तो फिर मैं जीत भी सकता हूँ। पिछली बार वाली स्थिति तो नहीं होगी कि किसी को बहुमत नहीं? देखिए ये वाली स्थिति नहीं होगी इस बार। इसलिए नहीं होगी कि मैंने ज़मीन पे पाया कि लोगों को ज़रा इस बात को लेकर के मलाल था कि जिस उम्मीद के साथ हमने जजपा को वोट दिया था, जेजेपी को, जननायक जनता पार्टी, वो तो धूमिल हो गई। उचाना की सीट अगर आप छोड़ दें जहाँ से खुद दुष्यंत लड़ रहे हैं, और किसी सीट पर जीत संभव नहीं दिखाई पड़ रही है पिछली बार जेजेपी के लिए। पिछली बार 10 सीटें थी उनके पास, 10 सीटें एंड 15% ऑफ द वोट्स। इमेजिन 15% वोट मायने रखते हैं। अगर वो इधर से इधर चले जाते हैं तो आप समझिए कि कहाँ से कहाँ चला जाएगा। फर्ज करें थोड़ी देर के लिए कि वो गैर भाजपा वोट थे और इस बार वो कांग्रेस की तरफ आते हैं, तो कांग्रेस का वोट परसेंटेज आप कल्पना करें कहाँ चला जाएगा। 28% पर पिछले बार थी वो, तो फिर तो ये हो जाएगा कि वो योगेंद्र जी की बात माननी पड़ेगी कि आंधी और सुनामी आ रहा है। योगेंद्र जी की आपने जिक्र किया, तो पिछले लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने जो कहा वो हुआ, तो अगर वो आंधी तूफान वाली बात कर रहे हैं तो उसको हल्के में लेना उचित नहीं है। हाँ, तो दर्शकों को बताना पड़ेगा कि बेसिकली हवा, आंधी और तूफान का कितना कितना है। तो उन्होंने कहा कि हवा का मतलब है कि सामान्य बहुमत मिल जाएगा, 45 से 55 के बीच में कहीं पर। 45 में बहुमत है, 45 से 55 के बीच में कहीं रहेंगे। इसे कहेंगे कि कांग्रेस की हवा चल रही थी। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि जो कांग्रेस विरोधी हैं वो भी अच्छे खासी सीटों पर होंगे। टफ फाइट। 25-28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रह सकती है, 2-4 सीटों पर बाकी लोग रह सकते हैं। अगर आंधी है तो उनका कहना है कि 55 से 65 अच्छा, ये सीटें अगर मान लीजिए कि जजपा वगैरह को नहीं मिलती हैं वोट, और वो सब होती है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे या कांग्रेस को वोट देंगे, कट टू कट, तो उसमें 55 से 65, 90 में। लेकिन अगर सुनामी है कि किसी को वोट ही नहीं देंगे, सिर्फ कांग्रेस को ही देंगे, तो फिर 65 से ऊपर। एक बार ऐसा हुआ है साल 2005 में 67 सीट्स आई थी 90 में। अच्छा, 67 सीट्स आई थी। तो लोग कहते हैं कि उतनी सीट अगर ज़्यादा आ जाएंगी तो फिर आला कमान मजबूत हो जाता है, फिर वो तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि उसके पास एल्बो रूम आ गया ना। 67 सीटें अगर आ गई 90 में तो इसका मतलब कांग्रेस का समर्थन है, वो किसी शैलजा का या हुड्डा जी का समर्थन नहीं है। वो अभी जैसे मानकर चला जा रहा है ना कि एक बड़े पॉकेट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन, एक बड़े पॉकेट में शैलजा जी का समर्थन। हालांकि शैलजा जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बराबर की नेता नहीं है। आप ज़मीन पर पाएंगे कि उनकी जो है उनकी लीडरशिप उतनी बड़ी नहीं है। ये ज़रूर है कि भले पुरानी नेता है, पुरानी नेता है, दलित नेता है, दलितों की नेता नहीं है। दोनों में ज़रा अंतर है, फर्क है। वहाँ पर मायावती है दलितों की नेता। हरियाणा के भीतर दरअसल दलितों की नेता मायावती हैं, और मायावती के नाम पर वोट मैंने देखा गिर रहा है, और वो कांग्रेस को नुकसान करेगा। इसीलिए क्योंकि वो अगर वो ना होती तो वो कांग्रेस को वोट जाते।
चाहे वो शैलजा जी की वजह से जाए या किसी की वजह से जाए, वो वोट जाते कांग्रेस को। लेकिन वहाँ पर नंबर 1 दलित नेता अगर कोई है तो बहन कुमारी मायावती हैं, वो शैलजा जी नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 65 से ऊपर सीटें आ जाती हैं तो इसका मतलब है कांग्रेस को वोट मिला, वो फिर उस स्थिति में चीफ मिनिस्टर चुनने का अधिकार जो है वो आ जाएगा। तो जीत की पर मैं समझ नहीं रहा हूँ कि वैसी सुनामी वाली स्थिति है, मैं वो नहीं मान रहा हूँ। मैं मान कर चल रहा हूँ कि कांग्रेस कंफर्टेबल है, बशर्ते कि वो सारी वोट बट नहीं जाए। और मैं ये भी मान करके चल रहा हूँ कि ये आंधी भी नहीं है और तूफान भी नहीं है और सुनामी भी नहीं है। मान के चल रहा हूँ कि अच्छी सिंपल मेजॉरिटी आने जा रही है। गैर भाजपा वोट हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन वोट टूटेंगे ये भी सच है, ये भी सच है। अब कालका में आप देख लीजिए, सावित्री जिंदल जीतेंगी, इंडिपेंडेंट है, फिर भी जीतेंगी वो। इस तरह से बहुत है। उचारा में मैंने खुद कहा दुष्यंत जीतेंगे। तो ऐसे करके आप 10-12 सीट हाथ पे गिन सकते हैं जहां पर न कांग्रेस जीतेगी न बीजेपी जीतेगी। तो जलेबी कौन खाएगा फिर जीत की? अब देखिए ये जलेबी वाली बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई कि गोहाना की जलेबी बड़ी फेमस, उसको राहुल गांधी ने और फेमस कर दिया ये कह करके कि जो यहाँ की जलेबी है वो दुनिया भर में जा सकती है, जाने को जा सकती है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसका उपहास बना दिया, क्योंकि जलेबी को लोकल जलेबी वाले के यहाँ छनते हुए देखने के अलावा आम जनमानस ने कभी कल्पना नहीं की कि गोहाना में किस स्तर पर जलेबी बनता है। यह हकीकत है, बड़े स्तर पर जलेबी बनता है और फेमस है, बाहर जाता है जलेबी। मतलब बाहर का मतलब अमेरिका नहीं, मतलब आसपास के क्षेत्रों में जाता है जलेबी, और जलेबी वहाँ की बड़ी टेस्टी मानी जाती है। हर क्षेत्र में जलेबी जो है वो कोई ना कोई एक जगह की होती है, वो टेस्टी मानी जाती है। तो राहुल गांधी ने कहा कि हम यहाँ की जलेबी को दूर दूर तक भेज सकते हैं। उसका उपहास बीजेपी ने कर दिया। जब बीजेपी ने उपहास कर दिया, वहाँ के लोगों को बुरा लगा। राहुल गांधी ने सही बात कही थी कि जलेबी, राहुल गांधी सिंपल पॉइंट कर रहे थे, जलेबी के जरिए, जलेबी एक बिंब है जिसके जरिए वो कह रहे थे कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके प्रोडक्ट्स को हम लोग पूरे देश में फैला सकते हैं, बाहर भेज सकते हैं। इट माइट बी जलेबी ऑफ गोहाना, वो मेरठ के बैट हो सकते हैं, वो अलीगढ़ का ताला हो सकता है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग इन 2-3 बड़े उद्योगपति, आप अगर स्मॉल बिजनेसेस को एम्पावर करेंगे तो इकोनॉमी के लिए ये बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी। मोदी जी तो बहुत पहले से कहते आए हैं लोकल फॉर वोकल। लोकल, उन्होंने वोकल फॉर लोकल बोला है, लोकल फॉर लोकल, हाँ उन्होंने बोला है। तो अब इनके पास आइडियाज़ कहाँ है? पॉलिटिशियंस एक ही आइडिया को अलग अलग जिल्द चढ़ाते हैं। तो उन्होंने, राहुल गांधी ने वही बात कह दी, पर बोली गई बात रिसीव कैसे हो रही है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। साल 2014 में मोदी जी की बातें जिस तरह से रिसीव होती थी, आज उनके सपोर्टर भी मानते हैं इस बात को कि उस तरह से उनकी बातें रिसीव नहीं होती हैं। वक्त जब सबसे बड़ा बलवान होता है, आज राहुल गांधी की बातें जिस तरह से रिसीव होती हैं। कल मैं महेंद्रगढ़ में था, हाँ महेंद्रगढ़ में उनकी बात रैली में रिसीव करा, कुछ भी नहीं बोल रहे थे, नया कुछ भी नहीं बोल रहे थे। पिछले कई दिनों से वो बताते आ रहे हैं कि मैं डालस गया, जो कि टेक्सास का एक शहर है, वहाँ मुझे मिले हरियाणवी, उनके गांव में करनाल गया, वो बच्चा दौड़ता हुआ आया, उसने पकड़ लिया कंप्यूटर, पापा वापस आओ। ही वाज टॉकिंग अबाउट द डंकी। कई भाषणों में ये उन्होंने सेम बात कही, लेकिन पब्लिक बहुत ध्यान से सुन रही है उनको, आज की तारीख में उनकी बातों को सुन रही है। और हिमांशु, मैं बहुत ज़्यादा अनुभवी तो नहीं हूँ, लेकिन इतना समझता हूँ कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग। हर नेता अपनी एक कहानी कहता है, वो कहानी कितनी सक्सेसफुली वो लोगों को समझा जाता है, उसी से जीत होती है। एक कहानी अगर उसको सुनना ही नहीं चाहती है पब्लिक, तो हार जाएगा वो। मोदी जी की कहानी 2014 में खूब सुनी गई थी, उस वक्त मोदी जी जीत गए। मोदी जी की कहानी रिपीटेटिव होने लगी तो मोदी जी का आंकड़ा घटा है। हाँ, वही चीज़ बार बार सुन के पब्लिक भी। हाँ, राहुल गांधी नई कहानियां, गोहाना की जलेबी, है ना, ये अच्छा, आपने बार बार जलेबी का जिक्र कर रहे हैं तो अब क्रेविंग होने लगी है। तो मुझे याद आने लगा है, मैं लखीमपुर खीरी में था, तो वहाँ पे भी एक बड़ा ही फेमस जलेबी वो देता था, दामोदर। वो समोसे और जलेबी दोनों देता था, तो अक्सर हम लोग खाया करते थे। तो मुझे एकदम से याद आ गया, एकदम आप वो लोकल वाली जो बात है वो बड़ी सही है कि आप
वो सोचिए, हम यहाँ पे बैठे हैं और हम उसको याद कर रहे हैं याद। कि कभी खाया करते थे, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो उनको आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो और ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी अच्छी बात है। देखिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हर जगह की दिक्कत है। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाती है तो सबसे बड़ी वजह होगी एम्प्लॉयमेंट। किसान, पहलवान, ये सब तो आ जाएंगे मुद्दे के तौर पर, लेकिन जो भर्तियां नहीं हो रही हैं, हरियाणा जैसे राज्य में सरकारी नौकरियों की बड़ी ज़रूरत है। और एक्सप्लॉयटेशन इन द प्राइवेट सेक्टर, ये बहुत बड़ा इश्यू है। बिल्कुल। एक लड़का मिला, बोला सर टारगेट पूरा करना होता है, ये महीना ख़त्म नहीं होता, अगला वाला दे देते हैं, ना ये पूरा कर पाता हूँ ना अगला वाला पूरा कर पाता हूँ, नींद नहीं आती है। नहीं, आपको ऐसे अक्सर लोग मिल जाएंगे, और हमारे दर्शक भी जानते होंगे, अक्सर हम चाय पीने या फिर कहीं बाहर जाते हैं, आप यहाँ भी जाते हैं, देखते हैं वो सब सर ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, हमारा टारगेट है, उसको पूरा करना है। तो वो बड़ा इमोशनल स्टोरीज होती हैं उनकी। बिल्कुल। सोनीपत में एक लड़का मिला, वो कहने लग गया कि सुबह उठता हूँ, तैयार होता हूँ, नहाता हूँ और अच्छे से घर से निकलता हूँ। एक कार शोरूम में काम करता था। बोला साहब घर की इज्जत बचा रहा हूँ बस, कि मेरा बेटा या मेरा पति या मेरा पापा घर से जाता है, नौकरी करके आता है, इसमें सम्मान है। घर जो मेरा चल रहा है, मेरे पिता ने जो अर्जित किया है, जो उनको पेंशन आता है ना, हमने बस इज्जत बचाई रखी है कि मैं घर में हूँ, नौकरी करता हूँ। वरना आप बताइए, हमें 18,000 रुपये मिलते हैं, क्या मेरा घर चल जाएगा, मेरा बापू इससे और मेरी माँ का दवा आ जाएगा। तो बोला बस इज्जत बचा रखी है और बहुत परेशान हूँ मैं। तो ये इस तरह की जो भावनाएं हैं, है ना, वो अपॉर्चुनिटी खोज रहा है वो लड़का। बोला कि मैं दौड़ता था, लेकिन अग्निवीर आया तो मैंने दौड़ना छोड़ दिया है। मैं भी जाना चाहता था फोर्सेस में, पैरामिलिट्री में। तो इस तरह की जो भावनाएं हैं, ये सरकार के खिलाफ एक हौसले, एक विश्वास को ना हिला देती हैं। और वही बात हरियाणा में आज की तारीख में हुई है। कांग्रेस माइट बी द अल्टीमेट बेनिफिशियरी। चलिए देखिए कि अब बेनिफिशियरी है तो कितना बेनिफिट कांग्रेस पार्टी को होता है, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। और हरियाणा की जनता से यही अपील करूंगा कि जाएं, वोट ज़रूर करें, क्योंकि आपका कोई भी फेवरेट हो सकता है, आप किसी को भी किसी भी मुद्दे पर वोट कर सकते हैं, लेकिन वोट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका हक है वो, और आप करेंगे तभी बदलाव आएगा। तो आपको वोट करने ज़रूर जाना है, और जो कुछ भी होगा उसका नतीजा पूरी दुनिया देखेगी, हम भी देखेंगे 8 तारीख को न्यूज़ 24 पर। बहुत बहुत शुक्रिया।